हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नई मानवा में। सोचिए, जिस लड़की पर हीरो बचपन से भरोसा करता था, वही अचानक मॉन्स्टर बनकर उसका गला दबाने लगे। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, आइए जानते हैं। गाओ यांग एक ऐसा लड़का था जिसकी जिंदगी हमेशा से बहुत बोरिंग रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हंगामेदार दिन शुरू होने वाला है। सबसे पहले उसका सन की अंकल मेंटल हॉस्पिटल से भागकर सिर्फ उसे ये चेतावनी देने आया कि अब इस दुनिया में हर तरफ मॉन्स्टर है। फिर जब वो स्कूल पहुंचा तो उसकी बचपन की दोस्त वई वई, जो पहले कभी उसकी परवाह नहीं करती थी, अचानक उससे बिल्कुल अलग तरह से पेश आने लगी। उसने उससे बातें करनी शुरू कर दी और वो जितना उससे बात करती उतना ही उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन तभी एक दूसरी खूबसूरत लड़की वहां आ गई और उसने कहा कि प्रिंसिपल उसे बुला रहे हैं। असल में ये बात झूठ थी। वो शरारती लड़की बस बाकी लोगों को बहाना बनाकर हटाना चाहती थी ताकि उसे गांव के साथ अकेले थोड़ा इंटीमेट टाइम मिल सके। पहले गांव कैसा महसूस कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने प्राइम में ब्रैड पिट बन गया हो। तभी जब सब कुछ अच्छा होने ही वाला था, उसकी बचपन की दोस्त वहां आ गई और दूसरी खूबसूरत लड़की वहां से चली गई। अब तक बेचारे लड़के का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। इस बार दोनों अकेले रहने के लिए पार्क चले गए ताकि कोई उन्हें बीच में डिस्टर्ब न करे। तभी अचानक न जाने कहां से एक पक्षी उड़कर आ गया और डर के मारे वई वई ने गांव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी समय गांव को किसी अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही लड़की अपना सिर उसकी तरफ झुकाती है, मानो उसे किस करने वाली हो, अचानक वई वई एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाती है और अपने दोनों हाथों से गांव का गला दबाने लगती है। जिंदगी सच में दर्द है, वो मुस्कुराते हुए पागलों की तरह कहती है कि उसका दोस्त एक अवेकेंड वन है और गांव का गला दबाते दबाते हंसती रहती है। जब ऐसा लगने लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी वही रहस्यमयी चीज फिर से दिखाई देती है जो उसे तब मिली थी जब वो सिर्फ 6 साल का था। उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है कि उसे उस स्टार को एक्टिवेट करना होगा। वो उस स्टार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बनी वई वई उसके गले पर अपनी पकड़ और भी कसती जाती है। वई वई कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे टुकड़ा टुकड़ा करके निकल जाना चाहती है। लेकिन हमारा एमसी काफी समझदार था। वो कहता है कि अगर उसने उसका गला इतना ज्यादा दबा दिया तो वो उसे जिंदा नहीं खा पाएगी। ये सुनकर वई वई अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देती है। बस इतना मौका काफी था। गांव तुरंत उस आइटम को एक्टिवेट कर देता है। उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है और उसे अपना टैलेंट मिलता है, लक। सिस्टम बताता है कि ये एक पैसिव एबिलिटी है और वो इससे खुद कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही छोटा सा मॉन्स्टर अब खेलना छोड़कर सच में उसे खाने का फैसला करता है, अचानक उसकी पीठ पर किसी का जोरदार हमला होता है और वो हैरान होकर जमीन पर गिर जाती है। लगता है लक उतना भी बेकार नहीं था। गांव जिंदा बच गया, लेकिन वई वई नहीं। हमारे हीरो की जान बचाने वाली और उस मॉन्स्टर को मारने वाली लड़की थी चिंगलिंग। गांव उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन वो बस उसे बिना कोई सवाल पूछे सीधे घर जाने को कहती है। वो उसे एक शब्द भी और बोलने नहीं देती, जल्दी जाने के लिए कहती है और पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाकर गायब हो जाती है। असल में हमारा ये प्रोटैगनिस्ट इस रियलिटी का था ही नहीं। जब वो छोटा था तब वो एक अनाथालय में रहता था। अपने छठे जन्मदिन पर उसने बस एक ही इच्छा मांगी थी कि उसे उसके माता पिता मिल जाए। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक बिल्कुल अलग रियलिटी में था, जहां उसके माता पिता जिंदा थे और बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद उसने इस दुनिया में पूरे 12 साल बिताए। एक ऐसी दुनिया जिसमें गाओ यांग की कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्य और सीक्रेट छिपे हुए थे। अपने अपार्टमेंट में बैठा गाओ अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब सच था या सपना। जिस लड़की के साथ वो बचपन से बड़ा हुआ, वो एक मॉन्स्टर निकली। तभी किसी आवाज ने उसके विचारों को बीच में रोक दिया। वो फिर से चिंगलिंग थी। हमारे हीरो के मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उसने आते ही उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने गांव को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। वो उससे ये भी पूछती है कि उसे कौन सा फल पसंद है और कहती है कि अब उसे पहला कदम उठाना चाहिए। गांव भी अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे साफ समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लड़की कहती है कि अगर वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता तो किसी और के बारे में सोच सकता है। ये बात बेचारे गांव के लिए हद से ज्यादा थी। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि वो बस उसका गार्ड नीचे करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता था कि चिंगलिंग कोई मॉन्स्टर है। इसके बावजूद वो उस ब्रूनेट लड़की को अपने से दूर धक्का दे देता है। लड़की उसकी एक खास प्रतिक्रिया नोटिस कर लेती है। फिर वो बेड से उतरती है, अपने कपड़े ठीक करती है और उसी बेड से वो चाकू निकाल लेती है जिसे उसने पहले से वहां छिपा रखा था। गांव हैरान होकर पूछता है कि क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। चिंग समझाती है कि अगर उसने वैसा रिएक्ट नहीं किया होता तो वो सच में मर गया होता, क्योंकि मॉन्स्टर्स का कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। हमारा एमसी उसका चाकू उठाता है और उसे एहसास होता है कि वई वई और वो आदमी जिसका पीछा गली में किया जा रहा था, दोनों ही मॉन्स्टर थे। चिंगलिंग बताती है कि वई वई एक फ्यूरियस बीस्ट थी। फिर वो समझाती है कि इस दुनिया में कई तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं जो इंसानों का रूप धारण करके रहते हैं। वो गांव को कुछ दवा देती है और कहती है कि दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उन दोनों में उन्हें देखने की क्षमता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे और भी सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन तब तक वो ब्रूनेट लड़की फिर से गायब हो चुकी थी। अकेला रह जाने के बाद गांव अभी भी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करता रहता है। अगले दिन स्कूल में खबर फैल जाती है कि वई वई अब स्कूल नहीं आएगी। तभी चिंगलिंग वहां आती है
और गांव से पूछती है कि उस सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। गांव समझ जाता है कि उसे ये बात सीक्रेट रखनी है, इसलिए वो भी अनजान बनने का नाटक करता है। चिंगलिंग लगातार उससे सवाल पूछती रहती है और कहती है कि उसकी दोस्त किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही है। गांव भी अनजान बनकर कहता है कि ये तो सच में अजीब है, क्योंकि दोनों तो साथ में घर गए थे। तभी टीचर क्लास में आती है और ऐलान करती है कि उस लड़की की हत्या हो गई है। ब्रूनेट लड़की और हमारा प्रोटागोनिस्ट दोनों ऐसे अभिनय करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो। टीचर बताती है कि कुछ लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी और एक अच्छे हॉलीवुड एक्टर की तरह हमारा एमसी भी पूरी तरह टूट जाने का नाटक करता है। लेकिन इसके बावजूद लड़कों को पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है। रास्ते में हमारा प्रोटागोनिस्ट चिंगलिंग के साथ अपनी कहानी पहले से मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन मामला और भी उलझ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि गांव किस बारे में बात कर रहा है। उल्टा वो उसे धमकी देती है कि वो उसकी शिकायत पुलिस से कर देगी। ये लड़की सच में बहुत अजीब है और हमारा एमसी भी यही सोच रहा था। वो सीधे ऑफिस में घुसती है और ऑफिसर हैंक से सबसे पहले यही कहती है कि वो हमारे हीरो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती है। पुलिस वाला कहता है कि वो दोनों के बयान लेगा और सबसे पहले गांव को अंदर बुलाता है। हमारा एमसी घबरा जाता है। उसे लगता है कि चिंगलिंग सारा इल्जाम उसी पर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑफिसर उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसके चेहरे पर लगी चोट के बारे में पूछता है। गांव जवाब देता है कि उसे एक मच्छर ने काट लिया था। पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है। फिर वो कहता है कि उसे पता है गांव और उस सुनहरे बालों वाली लड़की के बीच अच्छे रिश्ते थे और पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती थी। गांव कहता है कि उसे तो ऐसा ही लगता था, लेकिन अब उसे खुद भी नहीं पता कि वो सब सच था या सिर्फ धोखा। ऑफिसर उससे आगे पूछता है कि वो उसके साथ घर तक गया था, तो फिर आखिरी रास्ते तक उसके साथ क्यों नहीं गया। बेचारा गांव घबराकर कहता है कि उसके घर वाले बहुत सख्त थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसे पूरे रास्ते घर तक छोड़ने जाए। ये पूरी तरह झूठ भी नहीं था। गांव की बात सुनकर इन्वेस्टिगेटर हुआंग को उसकी कहानी सही लगती है। फिर लड़का उदास होकर पूछता है अगर वो उसके साथ आखिर तक गया होता तो क्या वो आज भी जिंदा होती। मौका देखकर वो सिक्योरिटी कैमरों के बारे में भी पूछता है कि क्या उनमें कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन ऑफिसर बताता है कि उस समय कैमरों में किसी तरह की खराबी आ गई थी, जबकि हम जानते हैं कि इसके पीछे चिंगलिंग का हाथ था। गांव पूछता है कि क्या ये सब कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है। असल में वो अपने ऊपर से शक कम करने की कोशिश कर रहा था। संक्षेप में हुआंग बताता है कि फिलहाल ये मामला किसी जुनूनी प्यार में हुए मर्डर जैसा लग रहा है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई सुराग नहीं है। ऑफिसर कहता है कि आज के लिए उसने सारे सवाल पूछ लिए हैं और गांव से कहता है कि वो अपने दुख को बाहर निकाल दे, लेकिन हमारा एमसी रोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इस पूरी घटना को बस एक बुरा सपना मानकर भूल जाए और मजबूत बना रहे। शायद वो अब भी ये मानना चाहता था कि वो सुनहरे बालों वाली लड़की शुरू से मॉन्स्टर नहीं थी। अब गांव के सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकती थी, चिंगलिंग। वो खुद गांव को कॉल करती है और पूछती है कि पुलिस वाले ने उससे क्या क्या पूछा। गांव भी मौका देखकर उससे शिकायत करता है कि उसने उस पर इल्जाम लगाकर हद ही कर दी थी, लेकिन बिल्कुल बिना किसी भाव के वो सिर्फ इतना कहती है, ओह तो तुम मुझसे मिल चुके हो। अब जाकर समझ आता है कि चिंगलिंग की सच में दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, जैसे कहानी पहले से कम उलझी हुई थी। हमारा प्रोटागोनिस्ट समझ जाता है, इसी वजह से वो पहले इतनी अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। चिंग बताती है कि इस दुनिया में सामान्य इंसानों की तरह जीने के लिए उसे खुद को धोखा देना पड़ता है और इसी वजह से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बन गई। गांव को अभी भी चिंगलिंग पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन चिंग कहती है कि अगर वो उस पर भरोसा नहीं करेगा तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों और बीस्ट्स का अनुपात एक इंसान पर 10,000 बीस्ट्स का है। गांव कुछ भी समझ नहीं पाता। तब चिंग समझाती है कि इस दुनिया में लगभग हर कोई एक बीस्ट है और किसी दूसरे असली इंसान से मिलना बेहद दुर्लभ बात है। ये सुनकर हमारे हीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये सच है तो उसे अब तक मर जाना चाहिए था। चिंग बताती है कि जो इंसान बीस्ट को देख ही नहीं सकते उन पर बीस्ट हमला नहीं करते, सिर्फ अवेकन लोगों पर हमला होता है। हालांकि ऐसा क्यों होता है ये उसे भी नहीं पता। तभी उनकी बातें सुनकर ऑफिसर हुआंग वहां आ जाता है। वो पूछता है कि दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने अभी बीस्ट का जिक्र क्यों किया। उस पल दोनों के मन में जो डर बैठ गया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अगर सच में ज्यादातर इंसान बीस्ट के भेष में है तो सच्चाई बता देना बहुत बड़ा खतरा था और वहां से भागना उससे भी ज्यादा खतरनाक। ऑफिसर उनकी चुप्पी से खुश नहीं होता। वो फिर से पूछता है कि आखिर वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। तभी चिंगलिंग, जो दोनों में ज्यादा समझदार थी, उल्टा ऑफिसर से पूछती है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। हुआंग बताता है कि वो अभी भी केस की जांच कर रहा है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई जवाब नहीं लगा है। और एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की तरह वो फिर से पूछता है कि आखिर वो दोनों बीस की बात क्यों कर रहे थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि चिंगलिंग तो लड़ने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन तभी हमारा एमसी एक बहाना बना देता है। वो कहता है कि वो लोग एक मॉन्स्टर हंटिंग गेम की बात कर रहे थे और बस उस मरी हुई लड़की की यादें शेयर कर रहे थे। ये सुनकर ऑफिसर को तसल्ली हो जाती है। वो उनसे कहता है कि जब तक समय है वीडियो गेम्स का मजा लेते रहो। तुरंत वाला खतरा टलने के बाद चिंगलिंग गांव को बताती है कि अब सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो हुआंग एक ब्लडथर्स्टी बीस्ट है जो उनकी परीक्षा ले रहा था, या फिर वो एक लॉस्ट बीस्ट है। चिंग समझाती है कि ब्लडथर्स्ट बीस्ट बेहद हिंसक और लालची होते हैं, जबकि लॉस्ट बीस्ट सच में खुद को इंसान समझते हैं, इसलिए वो अवेकन लोगों के प्रति आक्रामक नहीं होते। अगर ऑफिसर हुआंग एक लॉस्ट बीस्ट है तो उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो ब्लडथर्स्टी बीस्ट निकला
तो वो उन्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अवेकन लोगों को खाना चाहेगा। चिंग कहती है कि अगर उनकी पहचान खुल गई तो उन्हें उसे मारना पड़ेगा। वो बार बार लोगों को मारकर सबूत छिपाना नहीं चाहती, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो यही करना पड़ेगा। अपनी छिपने की जगह से गाओ उससे पूछता है क्या उसे कभी कोई दूसरा अवेकन इंसान मिला था। चिंग बताती है कि 10 साल पहले उसे 2 और अवेकन लोग मिले थे, लेकिन दोनों की मौत हो गई। इन सारे सालों में वो हमेशा अकेली रही। इसी अकेलेपन की वजह से वो धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट गई और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बन गई। जब ऑफिसर हुआंग अपनी ड्यूटी खत्म करके वहां से निकला तो हमारे दोनों हीरो भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गए और उसका पीछा करने लगे। रास्ते में चिंग गांव से पूछती है कि उसका टैलेंट क्या है। हर अवेकन इंसान के पास कोई ना कोई खास टैलेंट होता है, और गांव का टैलेंट था एक पैसिव एबिलिटी, लक। वो अपना सिस्टम खोलकर देखता है, उसमें दिखता है कि पिछले 43 घंटे जिंदा रहने की वजह से उसके पास 43 लक पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। वो उन पॉइंट्स को अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ाने में खर्च कर देता है, लेकिन उसे अपने अंदर कोई फर्क महसूस नहीं होता। तभी सिस्टम पूछता है क्या वो एक हिडन इंटरफेस अनलॉक करना चाहता है। गांव तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसके पास इतने लक पॉइंट्स नहीं है। तो फिर ये सवाल पूछा ही क्यों था, ये किसी को समझ नहीं आया। चिंगलिंग गांव से कहती है कि वो ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ लगाए, बाकी काम वो संभाल लेगी। हमारे एमसी को इस वक्त खुद पर जरा भी लक महसूस नहीं हो रहा था। वो हुआंग के पास जाता है, उसके सामने पहुंचकर अपना मास्क उतारता है और कहता है कि उसके पास केस से जुड़ा एक अहम सुराग है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर की दिलचस्पी बढ़ जाती है, लेकिन वो जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा समझदार था। वो तुरंत गांव की चाल समझ जाता है। ऑफिसर अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और सीधे झाड़ियों की तरफ गोली चला देता है। फिर कहता है मुझे इतना आसान मत समझना, और यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। चिंगलिंग झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आती है और अपना हथियार निकाल लेती है। वो लगातार अपने चाकू उसकी तरफ फेंकती है। तभी ऑफिसर समझ जाता है कि उसका असली निशाना सिर्फ वही है। अगले ही पल चिंग फिर से झाड़ियों से निकलकर सीधे इन्वेस्टिगेटर पर झपटती है, लेकिन हुआंग भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो गोली चलाता है, हालांकि गोली सिर्फ उसे छूकर निकल जाती है। वो चिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि लगातार 5 साल तक वो सबसे बेहतरीन निशानेबाज रहा है और अगली बार उसका निशाना नहीं चुकेगा। एक और गोली की आवाज गूंजती है, लेकिन हमारी हीरोइन हवा में पलटी मारकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली गोली भी बच जाती है। अब इस पर सवाल करने का कोई फायदा नहीं, बस मान लेते हैं कि वो ऐसा कर सकती है। हमारा एमसी झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि चिंगलिंग मुश्किल में है। ऊपर से गोलियों की आवाज आसपास के बीस्ट को भी आकर्षित कर सकती थी। तभी हवा का रुख बदलता है और गांव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो झाड़ियों से निकलकर सीधे ऑफिसर हुआंग के सामने पहुंच जाता है। हवा का फायदा उठाते हुए वो जमीन से रेत उठाकर इन्वेस्टिगेटर की आंखों में दे मारता है। इससे चिंगलिंग को उसके करीब पहुंचने का मौका मिल जाता है। अंधा होने की वजह से हुआंग का निशाना चूक जाता है और चिंग इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो उसके बिल्कुल पास पहुंचती है और एक ही वार में उसकी पिस्टल के 2 टुकड़े कर देती है। अब उसकी तलवार सीधे हुआंग की गर्दन पर थी। तभी चिंग को एहसास होता है कि हुआंग कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक असली इंसान है। उसे ये बात इसलिए समझ आई क्योंकि हमला होने पर हुआंग ने अपने हाथों से वार रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी पिस्टल से बचाव किया। अगर वो बीस्ट होता तो उसे अपने शरीर की ताकत और मजबूती पर पूरा भरोसा होता। बिल्कुल सही, इन्वेस्टिगेटर हुआंग शुरू से ही एक अवेकन था। इसके बाद वो हमारे दोनों हीरोज को रेमन खिलाने ले जाता है। उसे राहत थी कि आखिरकार उसे 2 और अवेकन लोग मिल गए। गांव हैरान होकर पूछता है कि वो इतनी खुली जगह पर इन सब बातों को करने से डरता क्यों नहीं। इतने में गरम रेमन खाते हुए उसकी जीभ जल जाती है। फिर वो जवाब देता है कि इस दुकान का बूढ़ा मालिक एक लॉस्ट बीस्ट है। वो सिर्फ वही बातें सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और सच में ऐसा ही था। बूढ़े आदमी ने तो बस इतना ही सुना कि ऑफिसर को कुछ पीना है। अब थोड़ा आराम महसूस करते हुए गांव पूछता है क्या आज ऑफिसर उनका टेस्ट ले रहा था। हुआंग कहता है कि वो सिर्फ गांव को परख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी गर्लफ्रेंड अभी एक अवेकन है। ये सुनते ही चिंगलिंग खाना छोड़कर तुरंत बोलती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। इतना कहकर वो फिर से आराम से खाना खाने लगती है। बेचारा गांव। फिर पुलिस वाला गांव को कहानी की शुरुआत में मरे हुए उस मानसिक रोगी की याद दिलाता है। वो आदमी भी एक अवेकन था। उसका टैलेंट अपने जैसे दूसरे अवेकन लोगों को पहचानना था। इसी वजह से उसने वहां हंगामा कर दिया था और गार्ड ने उसे गोली मार दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लड़के की पहचान 20 के सामने उजागर न कर दे। उधर चिंगलिंग को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपना पेट भरना था। वो तो दोनों के खाने पर भी हाथ साफ करने लगी। गांव कहता है कि आज वो जरा भी सभ्य तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसका रेमन का बाउल ही उठा लेती है और हुआंग से कहती है कि वो टैलेंट्स के बारे में आगे बताए। हुआंग बताता है कि उसका टैलेंट दूसरे लोगों के टैलेंट्स और उनके अपग्रेड्स देखने का है, लेकिन फिर वो दोनों बच्चों को अपना पहला मिशन देता है। उन्हें सबसे पहले एक खास बीस्ट को मारना होगा। वो कहता है कि अगर दोनों उसकी बातों का सही से पालन करेंगे तो वो ये काम कर सकते हैं। साथ ही वो ये चेतावनी भी देता है कि अगर कभी मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक लगे तो उसे छोड़ देना, क्योंकि उन तीनों की स्थिति एक जैसी है। सबको जानकारी भी चाहिए और बेहतर इक्विपमेंट भी। आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। आखिरकार हमारे दोनों हीरोज एक दूसरे की मदद करने पर सहमत हो जाते हैं। गांव को लगता है कि हुआंग भरोसेमंद इंसान है और जिस दुनिया में वो लोग जी रहे हैं वहां किसी भरोसेमंद इंसान का मिलना बहुत बड़ी बात थी। ऑफिसर उन्हें 3 छोटे छोटे कागज देता है और कहता है कि स्कूल की फ्री स्टडी पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें एक एक करके क्रम से पढ़ना। वहां से जाते हुए वो आखिरी बार उन्हें चेतावनी देता है, अपना गार्ड कभी नीचे मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, सचमुच बहुत बुरा। अगले दिन दोपहर के बाद गांव चिंगलिंग का इंतजार कर रहा था।
कुछ देर बाद वो वहां पहुंचती है। उसके हाथ में कपड़ों का एक सेट था ताकि हमारा प्रोटागोनिस्ट स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बाहर न जाए। फिर वो बिना किसी झिझक के बीच सड़क पर ही अपने कपड़े बदलने लगती है, जैसे प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसके बाद दोनों रात के अंधेरे में साथ साथ चल पड़ते हैं। पहले नोट में लिखा था कि दोनों को पुल पर जाना है। चिंगलिंग वहां पहुंचते ही समझ जाती है कि ये जगह कपल्स के आने के लिए मशहूर है, इसलिए वो गांव के बिल्कुल पास आ जाती है ताकि दोनों आसानी से भीड़ में घुल मिल जाए। हमारे हीरो का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और उसके साथ पुल की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद चिंग कहती है कि उसे वो जगह मिल गई है, लेकिन वो काफी दूर है। वो गांव से कहती है कि उसे सहारा देकर पकड़ ले। गांव पूछता है कि कैसे? चिंग हंसते हुए कहती है, टाइटैनिक मूवी की तरह। गांव उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लेता है। चिंग अपनी केप उतारकर फेंक देती है और शिकायत करती है कि वो उसे बहुत जोर से पकड़ रहा है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी मुश्किल से नदी के बीच से एक भारी सा संदूक बाहर खींच लेती है। उसका टैलेंट लेवल अभी कम था, इसलिए उसे गांव के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। यानी अब टैलेंट्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जब दोनों संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर एक स्नाइपर राइफल रखी होती है। गांव सिस्टम की मदद से 1 लाख पॉइंट खर्च करता है और उसे उस हथियार की पूरी जानकारी मिल जाती है। लगता है हुआंग ने उनके लिए सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। संदूक को वापस नदी में फेंकने के बाद दूसरे नोट में लिखा था कि उन्हें सामने वाले मोटल में एक कमरा लेना है। कितनी सुविधाजनक बात थी। रिसेप्शन पर बैठा क्लर्क मोबाइल गेम खेल रहा था। उसने बताया कि 5वीं मंजिल पर दक्षिण की तरफ वाला सिर्फ एक ही कमरा खाली है। दोनों वही कमरा ले लेते हैं, लेकिन तभी गांव को कोई जोर से आवाज लगाता है। वो था वोंग जिकाई, गांव का अमीर दोस्त, जो चिंगलिंग के साथ उसे देखकर जलता रहता था। वो दोनों को साथ देखकर पूछता है कि आखिर वे यहां क्या कर रहे हैं। चिंग बिना समय गवाए ऐसा जवाब दे देती है कि जिकाई पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि दोनों एक कपल है। जिकाई गांव को अलग ले जाकर पूछता है, तुम लोगों की दोस्ती को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर भी क्या ये सही है? गांव कहता है कि वो बाद में सब समझा देगा। चिंग उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि किसी को शक न हो। जिकाई अपने दोस्त से प्रभावित भी होता है और थोड़ा जल भी जाता है कि गांव उससे पहले किसी लड़की के करीब पहुंच गया। कुछ समझ न आने पर वो रिसेप्शनिस्ट से जबरदस्ती पता कर लेता है कि दोनों किस कमरे में रुके हैं और फिर उनके ठीक ऊपर वाला कमरा ले लेता है। जब गांव और चिंग रूम 5001 में पहुंचते हैं, चिंग कहती है कि जिकाई आगे चलकर परेशानी बन सकता है। उसने दोनों को साथ कमरा लेते हुए देख लिया है, इसलिए अब उन्हें स्कूल में भी यही दिखाना होगा कि वे एक कपल है। गांव पूछता है कि ये कैसे होगा। चिंग कहती है कि उन्हें बस इतना करना है कि लोगों को उन पर कोई शक ना हो और सीसीटीवी में भी यही दिखाई दे कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब है। कमरे में पहुंचने के बाद भी वो साफ कर देती है कि उन्हें सिर्फ अपना कवर बनाए रखना है। उधर जिकाई अपने दोस्त को मैसेज भेजता है कि अगर समय मिले तो उसके कमरे में आकर वीडियो गेम खेल ले। गांव मन ही मन सोचता है कि शायद उसके दोस्त की बात भी गलत नहीं है। तभी चिंग नहाने चली जाती है। गांव थोड़ा असहज महसूस करता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद चिंग वापस आती है। गांव घबराकर नजरें फेर लेता है। चिंग बेड पर बैठकर कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम असल में ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि किसी को हम पर शक ना हो। ये सुनते ही बेचारा गांव राहत की सांस लेता है। चिंग धीरे से उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें इस नई दुनिया के हिसाब से जीना सीखना होगा। अगर जिंदा रहना है तो कई बार सच छिपाकर भी काम करना पड़ेगा। उस रात दोनों सिर्फ अपना कवर बनाए रखने के लिए उसी कमरे में रुकते हैं। अगली सुबह अलार्म बजता है। गांव चिंग को जगाने जाता है, लेकिन वो पहले से ही जाग चुकी होती है। अब समय था राइफल इस्तेमाल करके मिशन पूरा करने का। गांव पूछता है, हमें मारना किसे है? चिंग उसे एक फोटो देती है। नोट में हुआंग ने लिखा था कि दूसरे प्लेटफॉर्म के पास उसके साथ खड़ी महिला को निशाना बनाना है। हुआंग की पूरी योजना बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। गांव निर्देश वाला कागज तुरंत जला देता है। चिंग फोटो में टारगेट पहचान लेती है, लेकिन जैसे ही गांव उस महिला को ध्यान से देखता है, वो चौंक जाता है। वो महिला तो खुद हुआंग की पत्नी लग रही थी। शायद उसे अपने पति के अवेकन होने का शक हो चुका था और हुआंग बिना किसी शक के खुद को बचाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। यही इस दुनिया की सच्चाई थी जिससे सबसे ज्यादा लगाव हो। कभी कभी उसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। ये ऐसी दुनिया थी जहां एक पल के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं किया जा सकता। चिंग निशाना साधती है। सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है, गोली अचानक खिड़की से लटक रहे जिकाई को लग जाती है। दोनों तुरंत उसे अंदर खींच लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिकाई वहां पहुंचा कैसे। वो पहले से ही गांव से नाराज था। एक तो गांव उसे छोड़कर चिंग के साथ चला गया था, ऊपर से गेम में भी उसकी हालत खराब हो रही थी। गुस्सा शांत होने के बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी रात नीचे वाले कमरे से उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे अपने दोस्त पर इतना भरोसा था कि वो जानता था इतनी जल्दी गांव कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाएगा। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि नीचे दोनों जरूर किसी बात को छिपा रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए उसने खुद को बेड के पाए से रस्सी से बांधा और खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन बेचारा कोई मकड़ी तो था नहीं। उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे जा गिरा। वापस वर्तमान में गांव और चिंग बेहोश पड़े जिकाई को देखते हैं। वो अभी भी सांस ले रहा था। चिंग कहती है कि अगर वो ब्लडथर्स्टी बीस्ट हुआ तो बेहोशी में भी कभी भी बदल सकता है, इसलिए उसे खत्म करना सुरक्षित रहेगा। लेकिन गांव तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जिकाई उसे लॉस्ट बीस्ट जैसा लगता है और अगर उन्होंने उसे इसी कमरे में मार दिया
तो बाद में उस शक को छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो सच में ब्लडथर्स्टी बीस्ट निकला तो उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। चिंगलिंग गांव के हाथ में चाकू थमा देती है और कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ दो। वो कहती है कि उसकी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब इस दुनिया का सिर्फ एक ही नियम है, या तो तुम अपने किसी करीबी को मारोगे या फिर वही तुम्हें मार देगा। गांव खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े उसे सिर्फ जिंदा रहना है। वो अपने दोस्त को आखिरी बार देखता है और मन ही मन उससे विदा लेने लगता है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों पीपहोल से बाहर देखते हैं। वहां मोटल का गोलमटोल रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। वो कहता है कि वो भी एक अवेकन है और उसने यहां जो कुछ हुआ सब देख लिया है। चिंगलिंग कहती है, अगर वो बीस्ट होता तो अब तक दरवाजा तोड़ चुका होता। इसलिए दोनों उसे अंदर आने देते हैं। अंदर आते ही वो दोनों को एक तरफ हटाता है और सीधे जिकाई का इलाज करने लगता है। साथ ही खुशी से कहता है कि इतने सालों बाद उसे दूसरे अवेकन लोग मिले हैं। उसका नाम था हेन शुजुन। हालांकि उसके दोस्त उसे चबी जुन कहते थे। उसका टैलेंट था हीलिंग। चबी जुन बताता है कि उसने हर कमरे में कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन किसी गलत वजह से नहीं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बीस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा सके। ये सुनते ही चिंगलिंग अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। वो कहती है, अगर तुम्हें बीस्ट के बारे में इतना पता है तो तुमने जिकाई का इलाज क्यों किया? चबी जुन शांत होकर जवाब देता है, अगर जिकाई की मौत इसी होटल में हो जाती तो सबसे पहले शक इसी होटल पर आता। उसे लगता है कि जिकाई शायद एक लॉस्ट बीस्ट है। अगर ऐसा हुआ तो होश आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ब्लडथर्स्टी बीस्ट निकला तो फिर सब खत्म हो जाएगा। गाओ चिंग से कहता है कि उन्हें जिकाई को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है, बल्कि इसलिए भी कि अगर उसकी लाश इसी कमरे में मिली तो उनका बनाया हुआ सारा कवर खत्म हो जाएगा। लेकिन चिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मुताबिक एक लाश छिपाना एक जिंदा बीस्ट से निपटने से कहीं आसान है। ये सुनकर गाओ उसके सामने आ जाता है। वो दूसरी तलवार से उसका हमला रोक देता है और चबी जुन से कहता है, जल्दी उसका इलाज करो। गाओ अच्छी तरह जानता था अगर जिंदा रहने के लिए जरूरी हुआ तो चिंग उसे भी मार सकती है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या मॉन्स्टर बनने से पहले उसके दोस्तों और परिवार की भावनाएं सच थी? अगर थी तो वे कभी उसके अपने लोग थे, और अगर उन्हें बचाने की जरा सी भी उम्मीद है तो वो ये जोखिम उठाना चाहता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। चिंगलिंग गांव को जोर से लात मारती है और फिर जिकाई पर हमला करने दौड़ पड़ती है। उसी समय अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। सब लोग तुरंत जिकाई को ढकने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी नौकरानी थी जो गलती से गलत कमरे में आ गई थी। जुन कहता है कि उससे रूम नंबर गड़बड़ हो गया होगा। तभी उस बूढ़ी औरत को देखकर गांव के सिस्टम में अचानक बोनस लक पॉइंट्स का नोटिफिकेशन आता है। उसे समझ आता है कि जितना बड़ा खतरा होता है उतने ही ज्यादा लक पॉइंट्स मिलते हैं। अगले ही पल गांव समझ जाता है कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक ब्लडथर्स्टी बीस्ट है। वो तुरंत चबी जुन को बचाने के लिए आगे कूदता है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत उसे जोरदार वार से उड़ा देती है। वो खुशी से हंसते हुए कहती है, वाह, एक साथ 3 अवेकन मिल गए। अचानक उसकी खाल फटने लगती है। उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो हरे रंग का सींगों से भरा एक डरावना राक्षस बन जाती है। चिंगलिंग बिना देर किए उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है और दोनों लड़कों से चिल्लाकर कहती है, भागो, जितनी जल्दी हो सके। वो पहला वार झेलती है, फिर उसके नुकीले पंजों से बचते हुए छलांग लगा देती है। उसकी तलवार सीधे बीस्ट के सीने में धंस जाती है, लेकिन मॉन्स्टर हंसकर कहता है, तुम अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। अगले ही पल वो चिंग की पूरी रक्षा तोड़ देता है। अब चिंग मुश्किल में फंस चुकी थी। बीस्ट लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। गांव और चबी जुन उसे उसके पीछे मौजूद पूंछ के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन हरा मॉन्स्टर उससे भी तेज निकला। एक ही झटके में चिंग का खंजर जमीन पर गिर जाता है और वो खुद भी घायल होकर नीचे गिर पड़ती है। घायल हालत में भी वो लड़कों से कहती है, भाग जाओ। लेकिन बीस्ट अपने शिकार को यूं ही जाने देने वाला नहीं था। वो लगातार हमला करता रहता है और किसी को पलटवार करने का मौका ही नहीं देता। गांव तुरंत चिंग को उसकी पूंछ के वार से धक्का देकर बचा लेता है। इसके बाद दोनों जैसे तैसे उसके हमलों से बचने लगते हैं। उधर चबी जुन डर के मारे कमरे के एक कोने में कांप रहा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे हमारे हीरोज को पूरी तरह थका देता है। तभी गांव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बिस्तर की चादर उठाकर छलांग लगाता है और उसे सीधे बीस्ट के सिर पर डाल देता है। फिर पूरी ताकत से उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। साथ ही चिल्लाकर कहता है, जुन, जल्दी चिंग को हील करो। लेकिन चबी जुन डर के मारे जड़ हो चुका था। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता। कुछ ही पल बाद गांव भी जमीन पर गिर जाता है और बीस्ट आसानी से चादर फाड़ देता है। अब वो चिंग को हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था। चबी जुन तो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन गांव अब भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत के वैक्यूम क्लीनर पर पड़ती है। वो तुरंत उसका बिजली वाला तार खींचकर निकाल लेता है। फिर चिल्लाकर जुन से कहता है, जमीन पर पड़ा चाकू मेरी तरफ फेंको। जुन जैसे तैसे चाकू तक पहुंचता है और पूरी ताकत से उसे गांव की तरफ उछाल देता है। उधर हरा बीस्ट चिंग को कुचलने के लिए हाथ उठाता है। उसी समय गांव चाकू से उसके हाथ में वार कर देता है और दूसरे हाथ में खुला बिजली का तार लेकर उसे करंट देने की तैयारी करता है। लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। तार उतना लंबा ही नहीं था कि बीस्ट तक पहुंच सके। एक बार फिर बाजी मॉन्स्टर के हाथ में चली जाती है। वो गांव को हवा में उठाकर कहता है,
ये बचकानी हरकतें बंद करो। गांव को छुड़ाने के लिए चिंगलिंग अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाती है। वो लगातार कई चाकू बीस्ट के हाथ में मार देती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ब्लडथर्स्टी बीस्ट उन्हें घूरते हुए कहता है, अब हार मान लो, लेकिन कोने में घिरे किसी घायल जानवर की तरह। हमारा एमसी मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसी समय सिस्टम उसे बताता है कि पिछले 10 मिनट से लगातार जानलेवा हालत में जिंदा रहने की वजह से अब उसके पास इतने लक पॉइंट्स हो चुके हैं कि वो हिडन पैनल अनलॉक कर सकता है। वैसे भी हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते थे, इसलिए गांव तुरंत हिडन पैनल अनलॉक कर देता है। उसे एक नया फैंटम टैलेंट मिलता है। ये टैलेंट 10 सेकंड के लिए एक फैंटम क्लोन बनाता है, जिसका 2 सेकंड तक असली दुनिया पर प्रभाव पड़ सकता है। अब आखिरकार गांव के पास एक काम की एबिलिटी थी। वो तुरंत अपना फैंटम बुलाता है। अगले ही पल उसके सामने उसका फैंटम क्लोन प्रकट हो जाता है। बिना कुछ समझाए ही फैंटम जान जाता है कि उसे क्या करना है। वो सीधे मॉन्स्टर के हाथ में फंसे खंजर की तरफ दौड़ पड़ता है। गांव के आदेश पर फैंटम खुला हुआ बिजली का तार खींचता है और खुद अपने शरीर को कंडक्टर बना देता है। अगले ही पल तेज करंट पूरे मॉन्स्टर के शरीर में दौड़ जाता है और वो अंदर से पूरी तरह झुलस जाता है। लड़ाई खत्म होते ही मॉन्स्टर के नुकीले पंजे फिर से एक झुर्रीदार बूढ़े हाथ में बदल जाते हैं और हारने के बाद वो दोबारा उसी बूढ़ी औरत के रूप में लौट आता है। चिंगलिंग गांव से कहती है, इसे खत्म कर दो। गांव अपना फैंटम वापस बुला लेता है और उस बूढ़ी औरत के हाथ से तलवार उठा लेता है। अब जब दुश्मन पूरी तरह कमजोर हो चुका था, तो गांव आखिरकार एक ही वार में उसका अंत कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही एड्रेनलिन का असर उतर जाता है और हमारा हीरो थककर वही जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद चबी जुन अपनी हीलिंग एबिलिटी से सबका इलाज करता है, जिससे उनकी हालत काफी बेहतर हो जाती है। चबी जुन वादा करता है कि जिन लोगों ने उसकी जान बचाई, अब वो हमेशा उनके साथ रहेगा। वो गांव के फैंटम टैलेंट की भी जमकर तारीफ करता है। उसी समय बेहोश पड़ा ज़िकाई भी होश में आ जाता है। उसने पूरी लड़ाई देखी थी, लेकिन उसे लगा कि शायद वो कोई अजीब सपना देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि वो डरावना जीव आखिर था क्या। फिर वो पूछता है, क्या तुम लोग सुपर हीरोज हो? तुम्हारे पास सच में पावर्स है? इतने में मरे हुए बीस्ट को देखकर ज़िकाई के हाथ पर अजीब से शल्क उभरने लगते हैं। इसका मतलब था वो अब लॉस्ट बीस्ट की हालत से बाहर निकलने लगा था। चबी जुन तुरंत उसे कमरे से बाहर ले जाना चाहता है। उधर चिंगलिंग भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गांव तुरंत बीच में आ जाता है। ज़िकाई के भ्रम को बनाए रखने के लिए वो कहता है, हम लोग इवॉल्वर्ड ह्यूमन हैं। ये सुनकर ज़िकाई पूरी तरह उलझ जाता है, लेकिन उसी वजह से उसका रूपांतरण भी रुक जाता है। गांव लगातार कहानी बनाता रहता है। वो कहता है कि वे सब मॉडिफाइड सुपर हीरोज हैं, जो छिपकली जैसे राक्षसों से लड़ते हैं, और ज़िकाई वही चुना हुआ इंसान है जिसकी शक्तियां अभी तक जागी नहीं है। ज़िकाई को उसकी बातों पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन गांव उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम वहां सिर्फ मौज मस्ती करने गए थे? अपना नाटक जारी रखते हुए वो कहता है कि उसने जानबूझकर ज़िकाई को सबसे दूर रखा ताकि उसकी पहचान सामने ना आए, क्योंकि वो लिजर्ड मॉन्स्टर्स बेहद खतरनाक है। ज़िकाई कहता है, ये सब समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहकर वो एक कोने में जाकर सोचने बैठ जाता है। गांव के बाकी साथी उसकी बनाई हुई कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन ज़िकाई ने तो पूरी बात सच मान ली। वो अपने दोस्त का धन्यवाद करता है कि इतने समय से वो चुपचाप उसकी रक्षा करता रहा। वो ये भी वादा करता है कि जब वो चुना हुआ योद्धा बनेगा तो कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। लगता है कई बार ज्यादा सीधा साधा होना भी किसी वरदान से कम नहीं होता। गांव उसे समझाता है कि वो इस बात को पूरी तरह सीक्रेट रखे और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता रहे, क्योंकि इस समय इंसान बहुत कमजोर स्थिति में है। अब चबी जुन पूछता है, इतने बड़े हादसे के बाद इस पूरे क्राइम सीन का क्या करेंगे? कुछ देर बाद ऑफिसर हुआंग भी कमरे में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि मिशन आखिर क्यों फेल हुआ। चबी जुन अपना परिचय देता है। फिर हुआंग ज़िकाई की तरफ देखकर पूछता है, ये लड़का कौन है? गांव जवाब देता है, ये हमारा साथी है, इसके सामने बात करना सुरक्षित है। हुआंग बताता है कि वो बूढ़ी औरत एक बेहद खतरनाक ब्लडथक बीस्ट थी। वो ताकतवर तो थी, लेकिन पहले से घायल और कमजोर भी थी। इसके साथ ही उन्हें बीस्ट की अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी पता चलता है। कुछ किलर्स होते हैं, कुछ डिवोरर्स और कुछ सायंस, जो 1 किलोमीटर तक मौजूद दूसरे बीस्ट को बुला सकते हैं। हुआंग कहता है, आज उनकी किस्मत अच्छी थी। फिर वो चबी जुन से पूछता है, क्या इस मोटल में और भी लोग हैं? जुन जवाब देता है, नहीं। हुआंग सबको घर लौटने के लिए कहता है और अपना कवर बनाए रखने की हिदायत देता है। फिर वो चबी जुन को समझाता है कि जो कुछ यहां हुआ है उसे छिपाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन्हें गैस लीक और खुले बिजली के तार की वजह से लगी आग जैसा हादसा दिखाना होगा और पूरे मोटल को आग के हवाले करना होगा। चबी जुन वहां अपनी सारी मेहनत और कमाई खो देता है, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो था। अब समय था दोबारा स्कूल लौटने का। उधर ज़िकाई बड़ी मासूमियत से पूछता है, वैसे क्या तुम लोगों का कोई सीक्रेट बेस भी है? लेकिन हमारे हीरोज उससे कहते हैं कि अभी वो घर चला जाए और स्कूल के बाद उसके लिए भी एक मिशन होगा। चिंगलिंग अब तक हैरान थी। इतना सब होने के बाद भी ज़िकाई का रूपांतरण नहीं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मजाक में कहती है कि शायद ये लड़का जन्म से ही कुछ ज्यादा सीधा साधा है, लेकिन तभी दूर एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है। उसे देखते ही चिंगलिंग तुरंत सतर्क हो जाती है। वो नारंगी बालों वाली छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि गांव की छोटी बहन थी। वो आते ही कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया है और अब मैं सबको बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें डर था
कि कहीं वो सबसे खतरनाक कैटेगरी की सायरन बीस्ट तो नहीं, जो 1 किलोमीटर दूर तक दूसरे बीस्ट को बुला सकती है। गांव तुरंत अपना फैंटम बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि अब लड़की किसी भी पल अपना असली रूप दिखाएगी, लेकिन अगले ही पल सारा तनाव खत्म हो जाता है। असल में वो किसी मॉन्स्टर की वजह से गुस्से में नहीं थी। उसे तो बस इस बात पर जबरदस्त गुस्सा था कि उसके भाई ने गर्लफ्रेंड बना ली और उसे बताए बिना मोटल में भी कमरा ले लिया। वो गांव को बेशर्म कहने लगती है, कहती है कि वो सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगी ताकि सब लोग देख सकें, यहां तक कि वो उनके मम्मी पापा को भी सब बता देगी ताकि गांव को घर और स्कूल दोनों जगह मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन उसकी बातें पूरी भी नहीं होती कि गांव झट से उसका फोन छीन लेता है और चिंगलिंग को दे देता है ताकि सारी तस्वीरें डिलीट कर दी जाए। सारे सबूत मिटाने के बाद चिंग फोन वापस लौटा देती है और कहती है कि वो स्कूल जा रही है अपनी छोटी बहन का गुस्सा शांत करने के लिए। गांव उसे एक मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ खिलाने ले जाता है। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो गांव समझाता है कि यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो कहता है कि चिंगलिंग सिर्फ उसकी दोस्त है। असल में दोनों कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसकी बहन को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। तब गांव तुरंत एक और बहाना बनाता है। वो कहता है कि दोनों जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि वे कभी पढ़ाई नहीं करते ताकि लोग यही समझें कि वे बिना पढ़े भी टॉप कर जाते हैं। बहन बताती है कि उसे पता ही नहीं था कि गांव कहाँ है, क्योंकि वो रात भर घर नहीं लौटा, इसलिए उसने वोंग जिकाई को फोन किया था और उसी ने उसे वहां जाकर दोनों को पकड़ने के लिए कहा था। गांव उसे भरोसा दिलाता है कि अब से वो उससे कुछ भी नहीं छिपाएगा। उधर स्कूल पहुंचकर गांव हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आज क्लासरूम में इतना शोर क्यों है। तभी उसकी नजर जिकाई पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ ऐसे बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव तुरंत उसे एक तरफ ले जाता है, क्योंकि उसने तो उसे घर पर रहने के लिए कहा था। जिकाई बात टालते हुए कहता है कि टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन जाते जाते वो गांव से कहता है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसे साफ पता है कि गांव उससे कुछ छिपा रहा है। गांव समझ जाता है कि जिकाई सिर्फ उसी और चिंगलिंग पर भरोसा करता है, इसलिए शायद चिंग ने ही उसे बुलाया होगा। उसे पूरा मामला गड़बड़ लगता है, इसलिए वो तुरंत भागकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर जिकाई स्कूल की छत पर चिंगलिंग की सीक्रेट ट्रेनिंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां सबसे पहले गांव पहुंच जाता है। जिकाई कहता है कि उसे लगा आज ट्रेनिंग होने वाली है, लेकिन गांव समझ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत जिकाई का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल चिंगलिंग हाथ में तलवार लिए वहां आ जाती है। उसे देखकर जिकाई तो पूरी तरह दंग रह जाता है। गांव तुरंत बहाना बनाते हुए कहता है कि आज कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, वो बस उसे ये दिखाने के लिए लाई है। गांव चिंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग पहले ही समझ चुकी थी कि वो क्या कहने वाला है। वो बिना कुछ बोले पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है। गांव झुककर वार से बच जाता है और लगातार उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अगले ही पल चिंग की एक जबरदस्त किक उसे दूर उड़ा देती है। फिर वो सीधे जिकाई की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन गांव उससे पहले उसके सामने पहुंच जाता है। वो कहता है, जो मुझे कहना है वो बहुत जरूरी है, अगर उसके बाद भी तुम हमला करना चाहो तो कर देना। चिंग बिना एक पल गवाए अपनी तलवार उसकी तरफ घूम देती है, लेकिन तलवार उसके कंधे को नहीं बल्कि उसके फैंटम को भेदती हुई निकल जाती है। तभी चिंग समझ जाती है कि गांव ने फैंटम कब बुला लिया था। उसी मौके का फायदा उठाकर गांव उसकी तरफ कंक्रीट का एक बड़ा टुकड़ा फेंक देता है, लेकिन चिंग एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। वो मान जाती है कि इस बार गांव ने सच में चालाकी दिखाई। गांव मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दोगी तो बाकी सब मिस कर दोगी। उसी समय उसका फैंटम पीछे से चिंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चिंग उसे याद दिलाती है कि उसका दूसरा टैलेंट मैग्नेटिज्म है। वो पास पड़ी लोहे की ग्रिल को अपनी तरफ खींचकर सीधे फैंटम पर दे मारती है और उसका फैंटम वही बिखर जाता है। चिंग कहती है, तुम अभी भी मुझे रोक नहीं सकते। गांव उससे एक जरूरी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले उन्हें जिकाई को देखना पड़ा। कंक्रीट का टुकड़ा लगने से उसके सिर पर चोट लगी थी और वो बेहोश पड़ा था। गांव चिंग से सिर्फ 5 मिनट मांगता है। वो कहता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। फिर वो अपनी सोच उसके सामने रखता है। वो कहता है कि जिन इंसानों की अवेकनिंग होती है वो धीरे धीरे आम लोगों से खुद ही दूर हो जाते हैं। उसे लगता है कि चिंग अब तक सिर्फ इसलिए बची रही क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। उसकी वही दूसरी पर्सनैलिटी 20 के बीच सामान्य तरीके से रह पाती है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जितना ज्यादा उसका संपर्क दूसरे अवेकन लोगों से बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा उस पर शक भी बढ़ेगा। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे एक लॉस्ट बीस्ट को अपने साथ रखें, यानी जिकाई का जिंदा रहना उनके लिए एक बेहतरीन स्मोक स्क्रीन साबित हो सकता है। वही वही की मौत की वजह से उनका उससे जुड़ना स्वाभाविक लगता है और जिकाई से उनका रिश्ता भी किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही उनका दोस्त है। लेकिन अगर जिकाई को इस पूरी कहानी से हटा दिया गया तो उन पर शक और भी बढ़ जाएगा। अगर गांव के आसपास के लोग एक एक करके मरने लगे तो बीस्ट को उन पर शक होना तय है। गांव की ये बात आखिरकार चिंगलिंग को समझ आ जाती है। आखिर में वो जिकाई को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। चिंग अपनी तलवार वापस रखती है और वहां से चली जाती है। उसे जाते देखकर गांव भी राहत की सांस लेता है। रात हो जाती है। पिछले कुछ दिन हमारे एमसी के लिए बेहद मुश्किल रहे थे। वो अपना सिस्टम खोलकर देखता है। उसे पता चलता है कि उसका लक टैलेंट पहले से और भी बढ़ गया है। बूढ़ी औरत के हमले के बाद उसे बहुत बड़ा लक बोनस मिला था।
उसी की वजह से उसे फैंटम टैलेंट भी मिला और उसके पास अभी भी 20 लक पॉइंट्स बचे हुए थे। वो बिना देर किए सारे बचे हुए पॉइंट्स फिर से लक में लगा देता है। लक बढ़ने के साथ साथ उसके बाकी स्टैट्स भी हमेशा के लिए थोड़ा बढ़ जाते हैं। गांव सिस्टम से पूछता है, ये स्पिरिचुअल पावर आखिर होती क्या है? सिस्टम बताता है कि स्पिरिचुअल पावर बढ़ने से स्पिरिचुअल टैलेंट्स पर पकड़ मजबूत होती है, साथ ही खतरे और दुश्मनी को महसूस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद सिस्टम उससे पूछता है, क्या वो अपनी एक फ्री चांस का इस्तेमाल करके टेंपल में नया टैलेंट लेना चाहता है? लेकिन सिस्टम ये नहीं बताता कि ये टेंपल आखिर है क्या। इतना कहकर सिस्टम बंद हो जाता है और गांव जाकर आराम करने लेट जाता है। अगले दिन ऑफिसर हुआंग दोनों को मिलने के लिए बुलाता है। वो उनसे उस असफल हत्या वाले मिशन के बारे में बात करना चाहता था। गांव और चिंग को लगता है कि शायद उनकी वजह से हुआंग की पहचान उजागर हो गई होगी, लेकिन हुआंग की बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, मैं खुश हूं कि तुम लोग मिशन में सफल नहीं हुए। वो बताता है कि उसने ये मिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार करने लगी थी। वो आधी रात को उठकर चुपचाप उसे घूरती रहती थी और बाथरूम से भी अजीब अजीब आवाजें आती थी। हुआंग ने कभी अपनी पत्नी की जांच नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो बीस्ट है भी तो एक लॉस्ट बीस्ट होगी, लेकिन अगर उसे उस पर शक होने लगा था तो फिर वो लॉस्ट बीस्ट नहीं हो सकती थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। लेकिन किस्मत से वो हत्या की कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि हुआंग की पत्नी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर गांव को तुरंत याद आता है कि बीस्ट का सामान्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। अब उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। अगर मां बीस्ट है तो बच्चा इंसान होगा या बीस्ट? और क्या बीस्ट्स आपस में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं? लेकिन इतने सारे सवालों के जवाब ऑफिसर के पास भी नहीं थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि चबी जुन ने मोटल में कैमरे लगाकर बीस्ट का लंबे समय तक अध्ययन किया था और उसने एक बात नोटिस की, बीस्ट कभी भी इंसानों का किरदार नहीं तोड़ते। वे हमेशा बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। यह सुनकर गांव के मन में और भी ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। चिंगलिंग फिर हुआंग से पूछती है, अब आगे तुम क्या करने वाले हो? हुआंग एक सिगरेट जलाता है और कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है, जब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो मां बनने वाली है तो वो सच में बहुत खुश हुआ था। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि वो उस बच्चे का पिता बनने की बात सुनकर इतना खुश हो सकता है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, चाहे उसकी पत्नी बीस्ट ही क्यों न हो, वो इस बच्चे को जन्म लेने देगा। उसे पता है कि यह फैसला बेहद जोखिम भरा है, लेकिन वो उसके बच्चे की मां है। गांव ये सुनकर समझ जाता है कि अगर उसकी जगह वो खुद होता तो शायद वो भी अपने किसी प्रिय इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, चाहे वो बीस्ट ही क्यों न निकले। चिंगलिंग हुआंग के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन साफ कह देती है कि वो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। हुआंग कहता है कि वो उन्हें टैलेंट लेवल्स की पूरी लिस्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन उनके 2 सवालों के जवाब जरूर देगा। चिंगलिंग अपना सवाल पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर टैलेंट के लेवल कैसे बढ़ते हैं। वो कहती है कि बिना किसी सिस्टम के भी उसे महसूस हुआ था कि लड़ाई के दौरान उसकी स्वॉर्ड स्किल 2 बार बेहतर हुई, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म सिर्फ 1 बार ही बढ़ा। यह सुनकर हुआंग भी उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाता है। वो बताता है कि हर टैलेंट को अधिकतम लेवल 8 तक बढ़ाया जा सकता है। इस समय चिंग की स्वॉर्ड स्किल और उसकी अपनी फायर आर्म स्किल दोनों लेवल 3 पर है, लेकिन अभी उन्हें बहुत आगे जाना है। चिंग फिर पूछती है कि उसने अपने लेवल कैसे बढ़ाए, लेकिन हुआंग कहता है वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं। अब सवाल पूछने की बारी गांव की थी। गांव पूछता है, हम उन लोगों से संपर्क कैसे कर सकते हैं? यह सवाल सुनकर हुआंग कुछ पल के लिए चौंक जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि यह लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा तेज दिमाग वाला है। गांव समझाता है, अगर इस शहर की आबादी लाखों में है और अवेकन लोग सिर्फ 1% भी हों तो उनकी संख्या फिर भी काफी ज्यादा होगी। अगर अवेकन लोग एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं तो जरूर उन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप भी बना लिए होंगे। और जब हुआंग ने नियमों की बात की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई संगठन भी मौजूद है। हमारे हीरो के पास शायद ज्यादा ताकत ना हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। हुआंग उसकी बात मान लेता है। वो बताता है कि गांव का अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन वो खुद उस संगठन का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अभी भी बहुत कमजोर है। असल में वो उनकी परीक्षा में फेल हो चुका है क्योंकि उस संगठन में शामिल होने के नियम काफी सख्त है। हालांकि अगर गांव और चिंग उसके साथ हो तो शायद वो एक बार फिर से उस परीक्षा को देने की कोशिश कर सकता है। ये सुनते ही चिंगलिंग की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लेवल्स के बारे में और जानना था और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना था, इसलिए बिना एक पल सोचे वो तुरंत इंटरव्यू देने की बात मान जाती है। चिंग अपनी चाहत को लेकर हमेशा सीधी बात करती थी। 2 दिन बिना किसी परेशानी के गुजर जाते हैं। अब गांव के स्टैट्स पहले से बेहतर हो चुके थे, इसलिए उसकी इंद्रियां भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी और पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बार उसने तय किया कि वो उस पीछा करने वाले को पकड़ कर ही रहेगा। वो अपना फैंटम निगरानी पर छोड़ देता है और अचानक सामने कूदकर जोर से पूछता है, कौन है वहां? लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो तो उसकी क्लासमेट सीसी थी। ये देखते ही वो तुरंत अपना फैंटम गायब कर देता है। अचानक डर जाने की वजह से सीसी का पैर मुड़ जाता है। गांव उससे माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया। फिर वो उसे पास की एक छोटी सी दुकान पर बैठकर आराम करने का सुझाव देता है। सीसी गांव और वे की बचपन की दोस्त थी। दुकान पर बैठकर वो फिर से माफी मांगती है, लेकिन गांव मुस्कुराकर कहता है, हर बात पर माफी मत मांगा करो। फिर वो पूछता है,
वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? सीसी कहती है कि उसे पता है वही वही की मौत के बाद गाओ अंदर से पूरी तरह टूट गया है। इसी वजह से वो पूरे दिन क्लास में खोया खोया रहता है। वो नहीं चाहती कि गाओ हमेशा ऐसे ही दुख में डूबा रहे। वो चाहती है कि वो आगे बढ़े। गाओ उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो उससे कहता है कि अब देर हो रही है, इसलिए उसे घर चले जाना चाहिए। सीसी उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर चुपके से उसका बचा हुआ ड्रिंक अपने बैग में रख लेती है। कुछ देर बाद वो दोबारा उसके पास आती है और उसे अलविदा कहती है, लेकिन गांव पहले ही उसके बैग में रखा अपना ड्रिंक देख चुका था। ये देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या सीसी उसे पसंद करती है? लेकिन पिछली बार जब किसी लड़की ने उसके लिए ऐसी भावनाएं दिखाई थी तो उसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए इस बार वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। घर लौटते समय उसकी नई इंद्रिया उसे फिर से खतरे का एहसास कराती है। उसे लगता है कि इस बार भी कोई उसका पीछा कर रहा है। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। वो बिना पीछे देखे जोर से पूछता है, इस बार कौन है? लेकिन इस बार सामने था चबी जुन। चबी जुन घबराया हुआ उसके पास आता है और मदद मांगता है। वो बताता है कि किसी चीज ने उसके हाथ पर काट लिया था और अब उसका हाथ अजीब होता जा रहा है। अगले ही पल उसका हाथ बैंगनी रंग का हो जाता है और उसमें अचानक एक आंख उगाती है। ये देखकर गांव तुरंत सतर्क हो जाता है। फिर चबी जुन का पूरा हाथ बदलने लगता है। उसकी मर्जी के खिलाफ वो हाथ सीधे गांव पर हमला कर देता है। बेचारा जुन अपने ही हाथ पर जरा भी कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। उसका हाथ गांव का गला पकड़ लेता है। सांस रुकने लगती है। गांव तुरंत अपना खंजर निकालकर उस विशाल हाथ में घूंपने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैंगनी मांस का ढेर मुड़कर सीधे खंजर को ही निकल जाता है। कुछ भी समझ न आने पर गांव अपना फैंटम बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसे बुला ही नहीं पाता। गांव की सांसें लगभग खत्म होने लगी थी। उसी वक्त उसे याद आता है कि वो पहले भी ऐसी जानलेवा हालत में फंस चुका है, लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए जिकाई उड़ते हुए एक जोरदार किक मारता है। उसके वार से गांव उस विशाल हाथ की पकड़ से छूट जाता है और चबी जुन दूर जा गिरता है। हालांकि जमीन पर गिरने से पहले उसका म्यूटेट हुआ हाथ उसे पकड़ लेता है। जिकाई तुरंत गांव के पास जाकर उसका हाल पूछता है। उधर चबी जुन पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने हाथ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगले ही पल वो बैंगनी हाथ फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिकाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अचानक उसका अपना हाथ भी बदलने लगता है। हालांकि उसका हाथ भी बीस्ट जैसा बन जाता है, लेकिन उस पर उसका पूरा कंट्रोल था। अपने नए ताकतवर हाथ से वो जोरदार मुक्का मारकर जुन के म्यूटेट हाथ को रोक देता है। फिर अपनी जबरदस्त ताकत से वो उस हाथ को हवा में घुमाता है ताकि चबी जुन को और चोट न लगे, और आखिरकार वो अपने ही हाथ से उस म्यूटेशन को कुचल देता है। म्यूटेट हाथ टूटकर अलग हो जाता है। चबी जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही देर बाद वो अपनी हीलिंग एबिलिटी से अपना हाथ फिर से ठीक कर लेता है। उधर जिकाई अपने बदले हुए हाथ को देखकर हीरो की तरह कहता है, लगता है इस दुनिया को बचाने वाला मैं ही हूं। उसे देखकर गांव एक पल के लिए डर जाता है। उसे लगता है कि शायद जिकाई पूरी तरह बीस्ट बन चुका है, लेकिन अगले ही पल जिकाई का हाथ फिर से सामान्य हो जाता है और वो हंसते हुए गांव को उस सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद देता है। लगता है अपने बेहद सीधे सादे स्वभाव की वजह से वो अपने दोस्त को बचाने के लिए तो म्यूटेट हो गया, लेकिन अपना होश नहीं खोया। गांव भी मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है। वो कहता है, तुम सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं हो। जिकाई तुरंत कहता है, अब जुन को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन गांव को पूरा यकीन था कि चबी जुन के साथ कुछ अलग ही हुआ है। कुछ देर बाद तीनों जिकाई की हवेली पहुंचते हैं। वहां चबी जुन को रस्सियों से बांध दिया जाता है। होश में आते ही गांव उससे पहला सवाल पूछता है, तुम इंसान हो या बीस्ट? जुन जवाब देता है, मैं एक अवेकन हूं और तुम मेरा टैलेंट पहले ही देख चुके हो। यह पूरी घटना गांव को बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए वो सच जानने के लिए एक अलग तरीका अपनाने का फैसला करता है। वो जिकाई से पूछता है, तुम्हारे घर में कोई मूवी है? जिकाई पूछता है, कैसी मूवी? इसके बाद दोनों किसी तरह चबी जुन की प्रतिक्रिया परखने की कोशिश करते हैं। तभी ऑफिसर हुआंग वहां पहुंच जाता है। उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर कोई भी गलत समझ सकता था। दोनों लड़के बार बार उसे कहते हैं, रुकिए, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। उसी अजीब माहौल के बीच हुआंग कमरे में दाखिल होता है। जुन भी जल्दी से कहता है, ये लोग बस मेरी जांच कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि हुआंग उनकी जांच करने की तरकीब समझ गया। हालांकि बेचारे जुन की एस्ट की अच्छी खासी परीक्षा हो चुकी थी। इसके बाद हुआंग पूछता है, आखिर हुआ क्या था? जुन बताता है कि उसे एक बहुत सुंदर सफेद बिल्ली दिखाई दी थी। वो उसे खाना खिलाने गया, लेकिन बिल्ली ने उसके हाथ पर काट लिया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। होश आने पर वो सीधे गांव के पास मदद मांगने चला आया। जुन कहता है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ अपने आप चल रहा था। ये सब सुनने के बाद हुआंग सबसे पहले सबको डराने के लिए माफी मांगता है। फिर अचानक अपनी पिस्टल निकालता है और सीधे जुन की तरफ तान देता है। बेचारा जुन घबराकर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन किस्मत से गोली चलने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हुआंग ने उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए गोली चलाई थी कि क्या उसके दाएं हाथ में अब भी कोई असामान्य प्रतिक्रिया होती है या नहीं। क्लास में जाने से पहले गांव ऑफिसर हुआंग से अपनी लक एबिलिटी के बारे में बात करता है। हुआंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो बताता है कि जिस संगठन की बात उन्होंने की थी
उसकी मीटिंग आज आधी रात को होगी और जगह वही होगी जो नोट में लिखी गई थी। रात होने पर गाओ, चिंग और हुआंग तय जगह पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले गाओ अपने 61 लक पॉइंट्स में से 30 पॉइंट्स खर्च करके एक नया टैलेंट पाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती। उसे कोई नया टैलेंट नहीं मिलता। सच में यह तो काफी बुरी किस्मत थी। बाकी बचे 31 लक पॉइंट्स भी वो बेकार नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो सारे पॉइंट्स फिर से अपने लक स्टैट में डाल देता है। इससे उसे अपने बाकी स्टैट्स के लिए 20 बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बोनस पॉइंट्स लक में नहीं लगाए जा सकते थे, इसलिए वो उन सभी पॉइंट्स को करिश्मा में डाल देता है। आखिर इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव भी तो छोड़ना था। सब कुछ तैयार होने के बाद वो गेट खोलता है और इंटरव्यू शुरू करने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर तीनों थोड़े हैरान रह जाते हैं। पूरा आर्केड लगभग खाली था। वहां सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था। उसने हुड पहन रखा था। जैसे ही वो अपनी उंगलियां चटकाता है, आर्केड में रखे सारे गेम्स और मशीनें एक साथ चालू हो जाती हैं। अभी भी हुड पहने हुए वो आदमी पूछता है, क्या तुम लोग पहले टेस्ट के लिए तैयार हो? क्योंकि ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ये सुनते ही गांव और चिंगलिंग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिसर हुआंग पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन वो चिंग से कहता है, बंदूक नीचे रखो, इस टेस्ट में लड़ाई नहीं, वीडियो गेम खेलना है। तभी हुड वाला आदमी अपना चेहरा दिखाता है। उसका नाम था हैंक। हैंक बताता है कि पहला टेस्ट बहुत आसान है। उन्हें 3 गेम चुनने होंगे और उनमें से कम 2 बार उसे हराना होगा। हुआंग हंसते हुए कहता है कि वो खुद 5 बार लगातार उससे हार चुका है, लेकिन गांव और चिंग अभी जवान है, इसलिए शायद उनसे बेहतर खेल पाए। तभी सबको समझ आता है, जब हुआंग कह रहा था कि वो बहुत कमजोर है, तो उसका मतलब लड़ाई नहीं, बल्कि वीडियो गेम्स में कमजोर होने से था। उधर चिंगलिंग का तो पूरा मूड लड़ाई करने का था। उसे गेम खेलने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। हैंक हंसकर कहता है, मैं कोई ताकतवर फाइटर नहीं हूं। अगर तुम तीनों से लड़ूंगा तो कुछ ही सेकंड में हार जाऊंगा। हुआंग वही शूटिंग गेम चुनता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा महारत थी। शायद उसके टैलेंट की वजह से वो ये गेम जीत जाता है। दूसरी तरफ चिंग फाइटिंग गेम हार जाती है, लेकिन वो तुरंत रिमैच की जिद पकड़ लेती है। काफी बहस के बाद आखिरकार हैंक उसे एक और मौका दे देता है। उधर गांव कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो ऐसा स्लॉट मशीन वाला गेम चुनता है जो पूरी तरह लक पर निर्भर था। और आखिरकार हमारे दोनों हीरो पहला टेस्ट पास कर लेते हैं। इसके बाद लाल बालों वाला हैंक उन्हें टहलने ले जाता है। चलते चलते वो बताता है कि पहला टेस्ट असल में उनके धैर्य और स्वभाव को परखने के लिए था। बाकी टेस्ट क्या होंगे ये वो अभी नहीं बताएगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कूड़ा बीनने वाला आदमी दिखाई देता है। हुआंग उसकी हालत देखकर दुख जताता है, लेकिन हैंक बताता है कि वो इसी इलाके में बड़ा हुआ है और पहले ये आदमी अपनी पत्नी को मारता था, शराब पीकर बेहोश पड़ा रहता था। वो इंसान के नाम पर कलंक था, चाहे वो लॉस्ट बीस्ट ही क्यों न रहा हो। तभी गांव और चिंग अचानक चिल्लाते हैं, सावधान, किसी चीज ने हैंक का पैर पकड़ लिया था। अब साफ हो चुका था कि वो बूढ़ा आदमी कोई लॉस्ट बीस्ट नहीं, बल्कि एक ब्लडथर्स्टी बीस्ट था। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगता है। उसके पेट पर अनगिनत आंखें और चेहरे उगाते हैं। कुछ ही सेकंड में वो पैरों वाले किसी विशाल मांसाहारी पौधे जैसा डरावना राक्षस बन जाता है। उसके टेंटिकल्स हैंक को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जैसे उसे तुरंत निगल जाना चाहते हो। लेकिन तभी चिंगलिंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और एक ही वार में उन टेंटिकल्स को काट देती है। हैंक उसकी बहादुरी देखकर दंग रह जाता है। उधर वो विशाल मॉन्स्टर अब भी भूखा था और पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। गांव पास रखा पूरा कूड़ेदान उठाकर सीधे उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ऐसे कुचलकर निकल जाता है जैसे वो कोई खिलौना हो। पागलों की तरह हंसते हुए वो चिल्लाता है, मुझे इंसानों का मांस चाहिए। हैंक समझ ही नहीं पाता कि अगर वो लॉस्ट बीस्ट था तो अचानक ब्लडथर्स्टी कैसे बन गया, लेकिन सोचने का समय नहीं था। गांव पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई टैलेंट है? हैंक सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने तो आर्केड सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से चालू किया था। यह सुनकर गांव का चेहरा उतर जाता है। उधर मॉन्स्टर कूड़ेदान को ऐसे बाहर उगल देता है जैसे कोई बालों का गुच्छा निकाल रहा हो, लेकिन उसकी भूख अब भी शांत नहीं हुई थी। उसके पेट पर बने कई मुंह से एक साथ ढेर सारे टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं। चिंग तुरंत तलवार संभाल लेती है। हुआंग भी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। चिंग फिसलते हुए एक टेंटिकल से बचती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन टेंटिकल्स इतने ज्यादा थे कि कुछ ही पल में वो चारों तरफ से घिर जाती है। तभी हुआंग लगातार गोलियां चलाकर उसे बचने का मौका देता है, लेकिन इतने सारे टेंटिकल्स के सामने उसका निशाना भी कम पड़ने लगा। उधर गांव अपना फैंटम बुलाता है। फैंटम टेंटिकल्स के आर पार निकल जाता है, फिर ठोस रूप लेकर एक कैंची उठा लेता है और उसे सीधे मॉन्स्टर के सिर पर फेंक देता है। वार से मॉन्स्टर को दर्द तो होता है, लेकिन नुकसान बहुत कम पहुंचता है। फिर भी गांव को एक जरूरी बात समझ आ जाती है। उस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सिर था। चिंग मॉन्स्टर के चारों ओर घूमते हुए चिल्लाती है, मुझे कवर दो। हुआंग गोलियां चलाकर कुछ टेंटिकल्स काट देता है, जिससे उसके आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। उसी समय गांव लोहे का एक टुकड़ा उठाकर सीधे मॉन्स्टर पर दे मारता है। उसकी मदद से चिंग को हमला करने का मौका मिल जाता है। एक पल के लिए लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी कटे हुए टेंटिकल्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं और सीधे चिंग के पीछे पड़ जाते हैं। गांव उसे चेतावनी देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेंटिकल्स उसे पकड़कर जोर से दीवार से दे मारते हैं
जमीन पर गिरी हुई चिंग के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वो अपने मैग्नेटिज्म टैलेंट का इस्तेमाल करती है और दूर पड़ी तलवार को चुंबकीय ताकत से खींचकर सीधे मॉन्स्टर के माथे में दे मारती है। सीधा निशाना। इस हमले से मॉन्स्टर को अच्छी खासी चोट पहुंचती है, लेकिन उसकी खाल इतनी मजबूत थी कि तलवार पूरी तरह अंदर नहीं जा पाती। मॉन्स्टर अपने एक टेंटेकल से तलवार निकाल फेंकता है और गुस्से में चिंग को अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि उसे निगल सके। गांव तुरंत उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे कहीं तेज था। वो गांव का पैर पकड़ लेता है और सबसे बुरी बात, गांव का फैंटम अभी कूलडाउन पर था। मॉन्स्टर उसे अपनी तरफ घसीटने लगता है। तभी ऑफिसर हुआंग पीछे से गांव को कसकर पकड़ लेता है और गंभीर आवाज में कहता है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। उधर गांव खुद को शांत करने की कोशिश करता है और तुरंत अपना सिस्टम खोल लेता है। गांव के पास अभी 30 लक पॉइंट्स बचे थे। वो एक बार फिर किस्मत आजमाने का फैसला करता है। इस बार किस्मत उसका साथ दे देती है। उसे एक नया टैलेंट मिलता है, मिमिक। इस टैलेंट की मदद से वो किसी को छूकर उसकी किसी हाई रैंक टैलेंट की क्षमता को कुछ समय के लिए कॉपी कर सकता था। हालांकि इस एबिलिटी का कूलडाउन भी बहुत लंबा था। सिस्टम बंद हो जाता है। गांव तुरंत हुआंग से कहता है, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर हुआंग हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि गांव सीधा मौत के मुंह में जाने की बात कर रहा है, लेकिन गांव कहता है, मुझ पर भरोसा कीजिए। अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए हुआंग उसकी पकड़ छोड़ देता है और बस इतना कहता है, जिंदा वापस आना। अगले ही पल टेंटेकल गांव को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लेता है। गांव किसी तरह चिंगलिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो उसे छू सके। जैसे ही उसका संपर्क चिंग से होता है, उसके सामने स्वॉर्ड टैलेंट को कॉपी करने का विकल्प खुल जाता है। गांव तुरंत मिमिक का इस्तेमाल करता है। अब उसके पास कुछ समय के लिए चिंग की स्वॉर्ड स्किल आ चुकी थी। वो चिंग से चिल्लाकर कहता है, तलवार मेरी तरफ भेजो। चिंग अपने मैग्नेटिज्म टैलेंट का इस्तेमाल करती है और तलवार सीधे गांव के हाथ में पहुंचा देती है। जैसे ही गांव तलवार पकड़ता है, उसे महसूस होता है कि चिंग की सारी स्वॉर्ड टेक्निक, मसल मेमोरी, अनुभव और लड़ने का तरीका जैसे उसके दिमाग में उतर गया हो। एक ही पल में उसे समझ आ जाता है कि क्या करना है। बिना समय गवाए वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक सटीक वार से मॉन्स्टर के सिर को बीच से 2 हिस्सों में चीर देता है। उधर चिंग जमीन पर गिरने के बाद फिर से अपनी तलवार उठा लेती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमला करती है। उसका वार इतना भयानक था कि पूरा मॉन्स्टर हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। मॉन्स्टर के खत्म होते ही गांव राहत की सांस लेता है, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतता कि चिंग फिर से अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। गांव तुरंत माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना। उस वक्त मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा टैलेंट कॉपी करना और तुम्हें बचाना था। लेकिन चिंग का असली सवाल कुछ और था। वो पूछती है, तुम्हारे पास स्वॉर्ड टैलेंट कैसे आ गया? गांव उसे बताता है कि उसे अभी अभी मिमिक नाम का नया टैलेंट मिला है। तभी हुआंग भी वहां आ जाता है और कहता है कि ऐसा टैलेंट सच में मौजूद है। ये सुनकर चिंग उसकी बात मान लेती है। इसके बाद हुआंग हैंक से पूछता है, तो क्या इन दोनों ने दूसरा टेस्ट पास कर लिया? लेकिन हैंक का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, वो लड़ाई कोई टेस्ट ही नहीं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को वे दूसरे टेस्ट का हिस्सा समझ रहे थे, वो तो असल में एक असली हादसा था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो किसी टेस्ट के लिए सबकी जान खतरे में डाल दे। हैंक खुद हैरान था कि इतना मामूली दिखने वाला बूढ़ा अचानक कैसे म्यूटेट हो गया। वो वहां से जाने से पहले बस इतना कहता है, तैयार रहना, दूसरे टेस्ट का निमंत्रण जल्द ही मिलने वाला है। इसके बाद गांव, चिंग और हुआंग मिलकर लड़ाई के सारे सबूत मिटा देते हैं। वापस लौटते समय गांव को उन 20 की ताकत याद आती है। तभी उसे वही सफेद बिल्ली दूर से उसे घूरती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत हुआंग को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक हुआंग मुड़कर देखता, बिल्ली गायब हो चुकी होती है। घर लौटते समय चिंगलिंग थकान की वजह से गांव के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। उसे देखकर गांव सोचने लगता है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में अवेकन होने के बाद चिंग ने आखिर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। उसी समय उसकी छोटी बहन शिंग का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है कि उनके पापा के साथ कुछ हो गया है। गांव बिना समय गवाए सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। वहां उसकी मां बताती है कि उसके पापा अब खतरे से बाहर है, लेकिन शायद पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहना पड़े। उनका एक्सीडेंट हो गया था। गांव अपनी मां को समझाता है, कम से कम वो जिंदा तो है, हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इतनी कम उम्र में भी उसकी समझदारी देखकर उसकी मां भावुक हो जाती है। गांव कहता है कि मां शिंग को लेकर घर चली जाए। आज रात वो खुद अस्पताल में रहेगा। उसकी मां अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है। अगली सुबह लगभग 5:30 बजे एक डॉक्टर गांव के पास आता है। वो उसे कॉफी का कप देते हुए कहता है, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसी वक्त मेरी ड्यूटी खत्म होती है। डॉक्टर देखता है कि गांव कॉफी नहीं पी रहा। गांव कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें डर है कि मैं भी कोई बीस्ट हूं? ये सुनते ही गांव तुरंत पीछे हट जाता है और अपना फैंटम बुला लेता है। डॉक्टर शांत आवाज में कहता है, आराम से, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अब तक तुम जिंदा नहीं होते। वो अपना परिचय देता है। उसका नाम मार्कस बे था और उसका टैलेंट था थर्मल विजन। इस एबिलिटी की मदद से वो इंसानों और बीस्ट में फर्क कर सकता था। गांव अपनी घबराहट के लिए माफी मांगता है, फिर उससे पूछता है, क्या मेरा परिवार इंसान है या बीस्ट? डॉक्टर सिर हिलाकर कहता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि नियम उसे इसकी इजाजत नहीं देते। वो बस इतना कहता है कि उसे समझ आ गया था। गांव हाल ही में अवेकन हुआ है, क्योंकि वो बीस्ट से बहुत ज्यादा डरता है। डॉक्टर समझाता है
कि बीस्ट्स भी अपने रूप बदलने से पहले इंसानों की तरह ही जीते हैं, और जब तक वे इस दुनिया के प्राकृतिक संतुलन को नहीं बिगाड़ते तब तक वे किसी के लिए खतरा नहीं होते। फिर वो गांव को एक जरूरी सलाह देता है। वो कहता है, हो सकता है तुम्हारे आसपास बहुत कुछ छूट हो, लेकिन रिश्ते और प्यार अक्सर सच्चे होते हैं। तुम बेवजह हर समय डर में जी रहे हो। फिर भी गांव सच जानना चाहता था। वो डॉक्टर से संगठन के बारे में पूछता है, बीस्ट्स कैसे जन्म लेते हैं, अवेकन लोगों की शुरुआत कैसे हुई, और इस पूरी दुनिया के प्राकृतिक नियम क्या है। लेकिन डॉक्टर कहता है उसे भी इन सवालों के जवाब नहीं पता। जाते जाते वो बस एक आखिरी बात कहता है, भावनाएं और जिंदगी दोनों ही बहुत क्षणभंगुर है। कुछ समय बाद स्कूल में गांव खिड़की के पास बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी सीसी उसके पास आती है। वो उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का निमंत्रण देती है। गांव बताता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है और इन दिनों वो उनकी देखभाल कर रहा है। ये सुनकर सीसी चिंता में पड़ जाती है। वो मदद की पेशकश भी करती है, लेकिन गांव कहता है कि अब उनके पापा पहले से काफी बेहतर हैं, बस उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। गांव पार्टी में आने से मना करने ही वाला था कि तभी चिंगलिंग बीच में बोल पड़ती है, हाँ ये आएगा। सीसी खुश हो जाती है क्योंकि अब दोनों पार्टी में आने वाले थे। वो उन्हें पार्टी का पता देकर चली जाती है। तभी चिंग गांव को एक कार दिखाती है। वो संगठन की तरफ से आया हुआ दूसरे टेस्ट का निमंत्रण था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये टेस्ट उसी जन्मदिन की पार्टी में होने वाला था। शाम को पार्टी एक नाइट क्लब में शुरू होती है, जहां कराओके भी था। गांव पूरे समय यही सोच रहा था कि आखिर टेस्ट शुरू कब होगा। उधर चिंग पहले से ही वहां मौजूद थी और हमेशा की तरह उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। सीसी की कुछ सहेलियां उसे बताती है कि गांव भी पार्टी में आ गया है। तभी एक अमीर और घमंडी लड़का जुआन वहां पहुंचता है। वो गांव के लाए हुए स्ट्रॉबेरी केक का मजाक उड़ाने लगता है। असल में वो खुद सीसी को पसंद करता था, इसलिए गांव को उसके रास्ते से हटाना चाहता था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि सीसी को स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद था। ये देखकर जुआन और भी ज्यादा जलने लगता है। वो बहाना बनाकर गांव को स्टेज पर गाना गाने के लिए बुलाता है। उसे पता था कि गांव को कराओके बिल्कुल पसंद नहीं है। गांव फिर भी मना नहीं करता, बस मुस्कुराकर कहता है, ज्यादा मजाक मत उड़ाना। वो स्टेज पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही गाना शुरू करता है सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। असल में गांव की आवाज इतनी खराब थी कि मानो शीशा भी टूट जाए। बेबस होकर वो अपना सिस्टम खोलता है और पूछता है, कौन सा स्टैट बढ़ाने से मेरी आवाज बेहतर होगी। सिस्टम जवाब देता है, करिश्मा। ये सुनते ही गांव अपने सारे पॉइंट्स करिश्मा में डाल देता है। स्टैट बढ़ते ही उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। अब वो सुर में गाने लगता है और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है। सब लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं, यहां तक कि चिंगलिंग भी पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखने लगती है। गाना खत्म होने पर गांव सबका धन्यवाद करता है, लेकिन जुआन अभी हार मानने वाला नहीं था। वो गांव को पासों का एक गेम खेलने की चुनौती देता है। गांव बिना सोचे तैयार हो जाता है। आखिर उसका सबसे बड़ा टैलेंट ही लग था। इतने में खरगोश वाली ड्रेस पहनी एक वेट्रेस बियर लेकर आती है, लेकिन जुआन गुस्से में उससे और भी ज्यादा तेज ड्रिंक मांगता है। वेट्रेस समझाती है कि नेबुला कॉकटेल उसके लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो वही हंगामा करने लगता है। बेचारी वेट्रेस सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। अब गांव समझ चुका था कि सामने वाला इंसान कैसा है, इसलिए इस बार उसने बिल्कुल भी रहम न करने का फैसला किया। और जैसा होना था, लक वाले गेम में गांव लगातार जीतता चला गया। हर बार हारने पर जुआन को एक शॉट पीना पड़ता। कुछ ही देर में वो लगातार 15 राउंड हार चुका था और पूरी तरह नशे में धुत हो गया। गुस्से में वो एक गिलास फेंक देता है, जो टूटकर सीसी को लग जाता है। बस यहीं तक गांव का सब्र था, लेकिन जुआन को किसी की नसीहत सुननी ही नहीं थी। उल्टा वो और हिंसक हो जाता है। वो गांव को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और उसे लूजर कहकर अपमानित करता है। गांव खुद को संभालता है, फिर सबसे पहले लड़कियों से माफी मांगता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, ये नशे में है, मैं इसे घर छोड़ देता हूं। पूरी पार्टी का माहौल खराब हो चुका था, इसलिए धीरे धीरे सब लोग वहां से जाने लगते हैं। गांव शांति से मामला खत्म करना चाहता था, लेकिन जुआन अब भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी खरगोश वाली ड्रेस पहनी वेट्रेस दोनों के बीच आ जाती है। वो जुआन से कहती है, थोड़ा मैच्योर बनो और लड़ाई बंद करो। लेकिन जुआन गुस्से में उसी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। अगले ही पल वेट्रेस उसके ठोड़ी पर ऐसा जोरदार मुक्का मारती है कि वो सीधे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब गांव को साफ समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछता है, आखिर चल क्या रहा है। तब वेट्रेस अपना परिचय देती है। वो कहती है, मैं संगठन से हूं। उसका कोड नेम था व्हाइट रैबिट। हालांकि उसने सफेद नहीं, काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। गांव पहले ही समझ चुका था कि वही इस बार की एग्जामिनर है और व्हाइट रैबिट उसकी बात मान लेती है। फिर वो जमीन पर बेहोश पड़े जुआन की तरफ इशारा करके कहती है, यही इस बार का टेस्ट है। अगले ही पल वो अपने हाथ में एक चाकू प्रकट करती है और कहती है, दूसरे टेस्ट में तुम्हें इस लॉस्ट वन को मारना होगा। यह सुनकर गांव थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन चिंगलिंग बिना एक पल गवाए तुरंत हथियार उठाकर आगे बढ़ जाती है। व्हाइट रैबिट कहती है, तुम लोग कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी सारे सबूत मिटाने की जिम्मेदारी संगठन की होगी। लेकिन जैसे ही चिंग वार करने वाली होती है, गांव उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। फिर गांव व्हाइट रैबिट से पूछता है, जो अभी तक बदला ही नहीं, उसे मारने की क्या जरूरत है।
ऐसा करने से तो सिर्फ शक ही बढ़ेगा। व्हाइट रैबिट ठंडे स्वर में जवाब देती है, मुझे किसी बीस्ट को मारने के लिए कोई वजह देने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे कहती है, हमारे संगठन को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भावुक हो या जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखाएं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो जरूरत पड़ने पर सही फैसला ले सके। इसके बाद वो गांव से एक और सवाल पूछती है, अगर ऐसा है तो क्यों न सीसी को ही मार दो? वैसे भी वो तुम्हें पसंद करती है। एक पल के लिए गांव के मन में ख्याल आता है, अगर यहां किसी को मरना ही चाहिए तो वो जवान होना चाहिए। शायद अभी इसी वक्त उसे खत्म कर देना आसान होगा, लेकिन अगले ही पल उसे एक बहुत अहम बात समझ आती है।